Hello guys, my name is Jatin Kumar and yesterday we were solving the maths question paper of Salwan Public School मिड टर्म का जो हुआ इनका भी ठीक है। और कल हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 27 में हम थे। मेरे लैपटॉप की बैटरी ड्रेन हो गई थी, इसलिए मुझे वो सेशन छोड़ना पड़ा, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा क्वेश्चन नंबर 27 से। ठीक है, तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन पेपर साथ में लेके बैठिए और एक पेन और पेपर और क्रॉस चेक कीजिए और वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि ये वीडियो से कम आपको ये तो पता लगेगा ना कि आप कौन से टॉपिक में लैग कर रहे हो और किस टॉपिक में आपको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तो प्री बोर्ड ही हुए हैं, आगे आपको बोर्ड भी देना है, तो वीडियो को स्किप मत करो, हर एक क्वेश्चन को देखो, एनालाइज करो अपनी परफॉर्मेंस को और ये पता करो कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि A, 7, B, 23 are in AP, find the values of A and B, find A and B। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, AP का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ देख लो आप, सेकंड टर्म क्या है 7 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 7 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस है। यहाँ से आपको मिल जाएगा 14 इज इक्वल टू A प्लस B, A और B के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है 23 आपको गिवन है, तो 23 क्या है, फोर्थ टर्म है। देखो तो A4 आपको 23 गिवन है। ठीक है, तो A4 क्या होता है, A4 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 3D। ठीक है, 23 डाल दो यहाँ पे और A की वैल्यू तो A ही है और D की वैल्यू क्या है आपके पास, D की वैल्यू आपको 7 माइनस A ही डालनी है ताकि सब कुछ A की टर्म्स में आ जाए। ठीक है, तो 23 इज इक्वल टू A प्लस 21 माइनस 3A और आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 23 माइनस 21 2 इज इक्वल टू माइनस 2 A की वैल्यू आ गई आपकी -1, A की वैल्यू -1 आ गई, तो B की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डाल दो इस इक्वेशन में, 14 इज इक्वल टू A प्लस B में डालोगे तो B आपका मिलेगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसी का और पार्ट, चेक वेदर -151 इज़ अ टर्म ऑफ एन AP। -151 इस AP में आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कौन सा AP है, 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस AP में -151 आएगा कि नहीं आएगा, आप इसको AN में डालोगे, AN में डाल के N निकालोगे। अगर N एक नेचुरल नंबर आ जाए, मतलब 1.5 पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर एक नेचुरल नंबर आ जाए तो मतलब 151 लाई करेगा। ठीक है, तो डालो इसको AN पे, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, -151 डालोगे, A की वैल्यू क्या है 11 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, -151 उस तरफ 11 जाएगा तो -11 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू -3, कितना हो जाएगा ये 11। आपको इसमें वो करना है ना, एक सेकेंड, हाँ, -151 तो ये हो जाएगा आपका -162। ठीक है, वहाँ से -3 नीचे आएगा, N माइनस 1। ठीक है, 3 5 15 एंड 3 4 12 इज इक्वल टू N माइनस 1, तो N की वैल्यू आ गई 55, तो यानी 55th टर्म में -151 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पॉइंट्स में नहीं आ रहा तो मतलब 151 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, अरे यार एक सेकेंड, एक सेकेंड ज़रा क्वेश्चन पेपर खो गया, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द एरिया ऑफ सेक्टर इज़ 1/12 दैट ऑफ कंप्लीट सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। वो कह रहा है इज़ 1/12 ऑफ द कंप्लीट सर्कल, 1/12 ऑफ द एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल ये होता है ना, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, वो है 1/12 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इक्वेट कर लो और यहाँ से थीटा निकालो, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल। देखो आपको करके दिखाना है, मैं जल्दी में कर रहा हूँ। अब थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 1/12, थीटा और पता चल जाएगा, तो 360/12 थीटा इज विल बी 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द सर्कमफेरेंस, इसी का और पार्ट, 28 का और पार्ट, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 22 सेंटीमीटर, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से r निकल जाएगा हमारा, पाई आर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, 2 उसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, 22/7 को खोल लो, इंटू r इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, r की वैल्यू आ जाएगी 77/22। इसको काटो 7 से, सॉरी 11 से, तो 7/2, 7/2 सेंटीमीटर का आपका r आ गया। वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेंट। अच्छा, क्वाड्रेंट हम किसको कहते हैं, जिसमें सेक्टर
विद 90 डिग्री, ठीक है। मतलब जो सर्कल का 1/4 पार्ट होता है ना, ये जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसी को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है वो, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 क्वाड्रेंट है इसका, ठीक है। तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू थीटा अपॉन 360, थीटा को मैं लिख दूँ 90 अपॉन 360। अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, आपका बचेगा 94 ज़ा, ठीक है, 4 एक सेकेंड, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, आपका बचेगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29th क्वेश्चन कह रहा है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 3 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 7 मीटर एंड टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर एट अ टाइम, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो एक 3 मीटर का टावर है, मतलब पोल है, वो 7 मीटर की शैडो बनाता है, और एक टावर है आपका कितने एक टावर की हाइट नहीं गिवन है और उसकी शैडो गिवन है 28 मीटर की, ठीक है। और वो सेम टाइम पे है, तो सेम टाइम पे मतलब जो सूरज की किरणें हैं वो सेम एंगल पे दोनों पे गिरेंगी ना। तो इन ट्रायंगल को नेम कर देते हैं ए बी सी, ये पोल है लेफ्ट वाला, और डी ई एफ, और राइट वाला जो है आपका टावर है, ठीक है। तो दोनों 90 डिग्री पे खड़े होंगे ज़मीन से। तो सबको पता है कि जो भी बिल्डिंग होती है, टावर होता है, पोल होता है, वो 90 डिग्री पे ज़मीन पे खड़ा होता है। तो एक एक एंगल तो दोनों का 90 डिग्री होगा, और सूरज की किरणें दोनों के बराबर पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे कहीं अगर सूरज है तो दोनों की मतलब दोनों पे जो सूरज की जो वो है किरणें वो बराबर पड़ेंगी ना, ठीक है। जो उसकी सनलाइट होगी सन की बराबर होंगी ना, क्यों? क्योंकि सेम टाइम पे है, तो सेम टाइम पे तो सेम एंगल होगा इनका, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो इन ट्राइंगल आपको लिखना पड़ेगा पूरा ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। और एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल एफ, इक्वल एंगल मेड बाय सनलाइट, equal angle made by sunlight, therefore triangle ABC will be similar to triangle DEF, ठीक है। एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, वरना इसको आपको लिखना पड़ेगा पूरा अच्छे से लिखना, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो आपसे पूछा अगर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए हैं तो आपको ये तो पता होगा ना कि साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में हो जाएगा, यानी ए बी अपॉन डी ई विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तीसरी साइड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा इन्हीं दोनों से काम हो जाएगा। तो ए बी अपॉन डी ई को हमें क्या लिखूँ, ए बी आपको गिवन है ना 3, डी ई आपको निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है ना, और बी सी आपको गिवन हो गई 7 मीटर, और ये गिवन है आपको 28। अब निकाल दो यहाँ से, डी ई विल बी 28 इंटू 3/7, तो डी ई कितना आ जाएगा आपका 12 मीटर, या 12 मीटर इज़ योर आंसर, ठीक है। 7 1 7 7 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, इन अ गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, और पी क्यू अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू 7/3 इसका डायग्राम होना चाहिए, एंड पी आर इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। इसका डायग्राम देख लेता हूँ ना, नेक्स्ट पेज में होगा, हाँ यही है, ठीक है, मिल गया मुझे डायग्राम। उसने क्या बोला है, एक्स वाई इज़ पैरेलल टू क्यू आर, एक्स वाई पैरेलल होगा क्यू आर के, और यहाँ पी होगा, ठीक है। अब वो पी क्यू अपॉन एक्स क्यू, देखो आपने अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा हुआ है ट्रायंगल्स में, तो आपको पता होगा ना अपर अपॉन लोअर ऑफ दिस साइड विल बी इक्वल टू अपर अपॉन लोअर ऑफ दिस साइड, मतलब पी एक्स अपॉन एक्स क्यू ऑफ दिस साइड विल बी इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर इफ़ एक्स वाई इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ये तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है ना, तो डाल दो यहाँ पे, ठीक है। पी एक्स और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड तो लिखा ही नहीं, फाइंड वाई आर पूछा ना, वाई आर कहाँ है, यहाँ पर है वाई आर। यार एक सेकंड, मैंने थोड़ा डायग्राम यू एल को काट लेते हैं, ठीक है, वाई आर निकालना है, अब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये 7/3 आपको गिवन है, ठीक है। पी वाई आपको, पी आर गिवन है ना आपको, पी आर गिवन है 6.3,
अच्छा, एक सेकेंड मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो दोबारा से, इजी है। इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, पी क्यू अपॉन पी क्यू, अच्छा होल अपॉन एक्स क्यू यानी होल अपॉन लोअर पार्ट, ये वो गिवन है ना, गलत लिख दिया मैंने थोड़ा यहाँ पे, इसको पी क्यू कर लो, और पी क्यू अपॉन एक्स क्यू, पी क्यू होल अपॉन लोअर पार्ट विल बी इक्वल टू होल अपॉन लोअर पार्ट ऑफ दिस साइड, ठीक है। तो होल कितना है आपके पास 7, लोअर 3, तो यहाँ पे ये पी आर हो जाएगा, पी आर अपॉन वाई आर, तो पी आर 6.3 और यहाँ पे आपका वाई आर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आंसर आपका आ जाएगा 7, वाई आर विल बी 6.3 इंटू 3/7, तो वाई आर कितना हो जाएगा आपका 7 0.9, 2.7, 2.7 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी था क्वेश्चन। In the given figure, angle M is equal to angle N is equal to 46 degree. Express x in terms of A, B and C. ठीक है। In the given figure, angle M is equal to angle N is equal to 46 degree. 46 डिग्री और गिवन फिगर देखो, मैं जो आपका क्वेश्चन पेपर में जो फिगर गिवन है ना, उसमें के पॉइंट ऐसे गिवन है, मैं के को ऊपर ले रहा हूँ, और ये आपको भी करना चाहिए क्योंकि मुझे पता है उस ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ने वाली है। के एल एम हो गया, पी एंड ये एन होगा फिर, हाँ पी एंड एन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये वाला जो एन है ना, ये 46 डिग्री है और ये भी 46 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको क्वेश्चन को कैसे करूँगा, इन ट्रायंगल के पी एन एंड ट्रायंगल के एल एम, ऊपर वाला और पूरा बड़ा वाला, उन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। सिमिलर प्रूफ करना है तो एंगल के इज इक्वल टू एंगल के दोनों में कॉमन है, और एंगल एन इज इक्वल टू एंगल एम हमें गिवन है इक्वल, तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। जब सिमिलर प्रूफ हो गए तो आप साइड का रेशियो इक्वल लिख सकते हो ना, तो आप लिख सकते हो के पी अपॉन के एल इज इक्वल टू के एन अपॉन के एम इज इक्वल टू पी एन अपॉन एम एल, ठीक है। अब डाल दो वैल्यू जो गिवन है उसकी। के पी क्या गिवन है आपको, के पी कुछ गिवन नहीं है आपको, के एन गिवन है सी, ये सी गिवन है, एन बी कहाँ है, एन बी नहीं सॉरी, एन एम कहाँ है, एन एम, एक सेकेंड दिस के एन गिवन है हमें सी, और के एम नीचे वाला हमें गिवन है बी प्लस सी, तो के एम कितना है बी प्लस सी, ठीक है। और वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्सप्रेस एक्स का है, एक्स पी एन एक्स है ना, ये रहा एक्स, तो पी एन एक्स हो गया, ठीक है। और एम एल हो गया आपका ए, तो यही है, सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कर दो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आपको एक्स निकालना है, तो ए सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, ये रहा आपका आंसर लेफ्ट साइड में, ठीक है। उधर ले जाओगे ना ए सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई थिंक हो गया, नहीं अभी एक और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में आ गए हम। इफ़ द पॉइंट पी 6 टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए कितना है आपका 6,5 एंड बी कितना है y,4, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है 6,2, ठीक है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको y निकालना है, ठीक है। y निकालो, तो सेक्शन फार्मूला सबने पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन फार्मूला, और सिर्फ मुझे y के लिए चाहिए, तो यहाँ इसको मार्क कर लेते हैं x1 y1, इसको मार्क कर लेते हैं x2 y2, ठीक है। ये y चाहिए ना हमें, x2 यानी, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ये रेशो है, m और n जो है वो ये है 3:1, ठीक है। तो n इंटू x2 कितना है, एक सेकेंड, y x2 y है ना, प्लस nx1
एन एक्स वन अपॉन में 3 + 1, यहाँ से निकाल लो इसको। और ये गिवन कितना है हमको, 6 गिवन है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, पी का एक्स कोऑर्डिनेट जो है। तो सेक्शन फार्मूला देखो, मैं डीप में अभी कोई चैप्टर के कंसेप्ट में नहीं जा रहा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 गिवन है आपको, 3y + 6 अपॉन 4, 24 - 6 = 3y, y विल बी 6। गलत हो रहा है कुछ, y की वैल्यू 6 आ रही है, आ सकती है, हाँ बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। इसको ना एक बार मैं कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करके देखता हूँ। पहले मैं कैलकुलेशन चेक कर लूँ अपनी ज़रा। सेक्शन फार्मूला मैंने लगाया 6, एक सेकेंड, हाँ। इफ़ द पॉइंट P 6, 2 और डिवाइड द लाइन सेगमेंट 6, 5 and y, 4, 6, 5 and y, 4, फाइंड द वैल्यूज, ठीक है। तो मैंने x1 y1 लिया, उसको x2 y2 लिया, ठीक है। और मैंने लगा दिया सेक्शन फार्मूला mx2 + nx1, और ये हो जाएगा आपका 3 × y + n × 6 अपॉन में 4, ठीक है। 6 हो जाए 24, 24 - 6 18, 18 / 3 6, हाँ ठीक है। तो y की वैल्यू होगी हमारी 6। अब मैं एक बार ना इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करके देखना चाहता हूँ। कार्टेशियन प्लेन जल्दी से कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं होगा, अगर मैं 6 मार्क कर लूँ और इसको 5 मार्क कर लूँ, तो यहाँ होगा 6, 5, और ये मेरा 6, 4 आया ना, ये जो आया 6, 4 है ना, तो 6, 4 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। 6, 4, 4, ये 6, 2 जो है, 6, 2 ये रहा ना, 6, 2 बीच में लाई कर ही नहीं सकता, 6, 2 बाहर लाई कर रहा है। हाँ, काटने अगर रेशो में डिवाइड करने के लिए बोल सकते हो तो वो कर ही सकता है रेशो में डिवाइड। तो मैंने कैलकुलेशन सही करी है ना, एक सेकेंड रुक जाओ, 1 मिनट। 6 = mx1 m 3 × mx2 y + n × x अपॉन में 4, 24 - 6 कितना होता है, 4, 18 होता है, हाँ 3y, y = 6, ठीक है यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो y की वैल्यू 6 आई है। द टॉप of two poles at the height of 20 meter and 14 meter are connected by a wire. If the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal, then find the length of the wire, ठीक है। इजी, क्या कह रहा है वो, द टॉप ऑफ दी 2 poles, 20 मीटर का एक पोल है यार, ये लाइन मुझसे सीधी नहीं खिंचती, वो एडजस्ट कर लो। और एक 14 मीटर का पोल है, यहाँ पे 14 मीटर का पोल, ठीक है। और कनेक्टेड बाय वायर, मतलब वायर से कनेक्टेड है, टॉप, उनके टॉप जो है ये वायर से कनेक्टेड है, तो पक्का ये होना ही है, ठीक है। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये रहा वायर 30 डिग्री, ये 30 डिग्री गिवन है आपको, विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, मतलब ये निकालना है आपको, ये वायर की लेंथ निकालनी है। तो इसको नेमिंग कर देते हैं ABC, ठीक है, ABC नेमिंग कर ली हमने। और ये पूरी लेंथ जो है 20 मीटर की है और ये 14 मीटर की है, तो ये ऊपर वाली लेंथ 6 मीटर की होगी, हाँ, क्योंकि इतनी तो 14 मीटर की है ना नीचे वाली, तो ऊपर वाली लेंथ 6 मीटर की होगी, तो ये आपको पता है 6 मीटर, ठीक है। और ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये 30 के सामने वाला जो एंगल थीटा होता है ना 30 डिग्री, जैसे इसमें एंगल भी, उसके सामने वाली लेंथ को हम परपेंडिकुलर लेते हैं, मतलब AC को हम परपेंडिकुलर लेंगे, AC को हम परपेंडिकुलर लेने वाले हैं और हमें वायर पे पहुंचना है, ठीक है। तो P/H, क्योंकि वायर जो है वो AB है ना वायर, और वो हाइपोटेन्यूस है इन ट्राइंगल ABC में, देख लो आप एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आप लगाओ sin 30 = P/H, sin 30 कितना होता है 1/2 = P कितना है आपका 6 अपॉन H, तो हाइट कितनी आ जाएगी, नहीं सॉरी लेंथ कितनी आ जाएगी वायर की 12 मीटर, ठीक है। ये होता है आपका सेक्शन B ख़त्म। अब सेक्शन C पे चलते हैं। सेक्शन C,
सेक्शन सी आपका मेरे ख्याल से 3 मार्क का होगा ना। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर गिवन दैट 2 रूट 2 इज़ इरेशनल। देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए खुद से, क्योंकि प्रूव वाला क्वेश्चन है और ये सबको पता था ये आना है। एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और ये प्रूव दैट दीज आर द इरेशनल नंबर, ये रटे हुए इनके स्टेप्स होते हैं, इनको रट के जाओ और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x² + 5x + k, 2x² + 5x + k satisfying relation α² + β² α² + β² + alpha beta is equal to 21/4, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब उसने क्या बोला है, के निकालने के लिए बोला होगा, हाँ फाइंड के। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो आपने a + b² वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, a + b² क्या होता है वो, a² + b² + 2ab होता है। ए और बी को अल्फ़ा और बीटा से रिप्लेस करो, ये फार्मूले के साथ चल रहा हूँ मैं, अभी रुक जाओ, क्वेश्चन पे नहीं आ रहे, फार्मूले में देखो अब मुझे a² + b² को मैं ऐसे लिख दूँ, a + b² - 2ab = a² + b², ठीक है, लिख सकते हैं। तो a² + b² की वैल्यू ये आ जाएगी ना हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, वहाँ पे पुट कर रहा हूँ ना। तो अल्फ़ा + बीटा α² + β² की जगह आप क्या लिख दोगे, अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और ये अल्फ़ा बीटा को ऐसे ही नीचे लिखो, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4, ठीक है। अगर ये अल्फ़ा और बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है तो आपको पता होगा अल्फ़ा + बीटा विल बी इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा × बीटा विल बी इक्वल टू c/a। और a और b और c ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये इक्वेशन में मिलेंगे ऊपर, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में a 2 है, b 5 है और c k है, ठीक है। तो अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a ना, तो माइनस और इसका साइन पे तो प्लस ही है, तो -5/a क्या है, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 × c/a यानी k/2 अल्फ़ा × बीटा। एक सेकेंड पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। 2 अल्फ़ा बीटा + अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा ना, इसको क्या कहते हैं माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो ये हो जाएगा आपका 25/4 माइनस अल्फ़ा बीटा, ये अरे माइनस प्लस माइनस करा है, अल्फ़ा बीटा कितना है k/2 इज इक्वल टू 21/4। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, कर दूँ क्या मैं, तो k/2 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू k/2, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो k आपका 2 है, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, आ जाएगा। मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, k/2 21 4/, एक सेकेंड 4/4 1 एंड k की वैल्यू 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट sin थीटा - cos थीटा + 1 sin थीटा + cos थीटा - 1 इज इक्वल टू 1/, क्वेश्चन नंबर 35 है ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, जो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होना चाहिए था। sin थीटा + cos थीटा - 1, इसको हमें प्रूव करना है 1/, sec थीटा - tan थीटा। देखो इसमें सबसे पहले क्या करोगे आप, देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना tan थीटा के फॉर्म में, tan और sec की फॉर्म में होता है, तो पहले इसको tan और sec की फॉर्म में कन्वर्ट करो इस टाइप। और ये ना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में मानता हूँ कि थोड़ा बहुत ना रटने पड़ेंगे आपको, ठीक है, स्टेप्स ना थोड़े बहुत रटने पड़ेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि ये क्वेश्चन ना बैठ जाए आपके दिमाग में। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। अब डिवाइड कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर cos थीटा से, पहले न्यूमरेटर को कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, +1/, cos थीटा, फिर नीचे कर देते हैं sin थीटा / cos थीटा प्लस cos थीटा / cos थीटा -1/, cos थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में tan थीटा -1 प्लस sec थीटा 1/, cos sec होता है ना, और नीचे आ जाएगा tan थीटा +1 माइनस sec थीटा, ठीक है। अब ये लेफ्ट वाला मिटा रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रख लो क्योंकि मैं अभी कर ही रहा हूँ आपके साथ सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, अब 1 को अलग करो, tan थीटा + sec थीटा -1, tan थीटा - sec थीटा +1। यहाँ क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता था, ठीक है, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन स्टार्ट करके दे सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 1 को ना रिप्लेस करो,
सिर्फ ऊपर वाले वन को, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, वन को लिख दो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो वन की फॉर्म में लिख दिया मैंने उसको, ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर में करना है। और नीचे वैसे का वैसे रहने दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे वैसे ही रहने दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप थोड़ा वीडियो को स्लो कर लेना या पॉज करके देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले मिटा रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। चलो उसके बाद क्या है, अब टेन थीटा प्लस सेक थीटा देखो कॉमन ले लो बाहर, तो मैं लिख देता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कॉमन लेते हैं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, इसको भी काट देता हूँ ऊपर से, अंदर बचेगा आपका वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे वैसे का वैसे रहने दो, जो है क्या है नीचे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ठीक है। अब इसको हटा दो। आई होप आपको सारे स्टेप्स समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई इतना टफ है नहीं। तो अब देखो ऊपर साइन चेंज होंगे ना थोड़े, वन माइनस ब्रैक अंदर जाएगा तो टेन को प्लस कर देगा और सेक को माइनस, और नीचे तो हमने छेड़ा ही नहीं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और ये पूरा इससे कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपके पास बचेगा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अभी भी हम अपने RHS की तरफ नहीं पहुँचे हैं, रुक जाओ अभी। इसके बाद अब क्या करना है हमें, इसके बाद हमें देखो RHS में क्या चाहिए हमें, वन अपॉन सेक माइनस टेन चाहिए ना, रैशनलाइज द न्यूमरेटर करना है, रैशनलाइज द न्यूमरेटर। तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ तक उन्होंने सॉल्व भी कर लिया और इसके आगे उनको प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है। तो जनरली हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं, लेकिन यहाँ हमें रैशनलाइज द न्यूमरेटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ हो ना, कर सकते हैं हम रैशनलाइज द न्यूमरेटर, यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। अब एक लाइन लिख देना, रैशनलाइज द न्यूमरेटर। रैशनलाइज द न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर में जो साइन है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दो, जैसे डिनोमिनेटर के साथ भी यही करते हैं ना, तो न्यूमरेटर के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर आपका बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी ना, और नीचे आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है आइडेंटिटी से, और नीचे ये हैंस प्रूव्ड, यही था RHS में, हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव दैट साइन थीटा वन प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। ये भी प्रूव वाला है। तो साइन थीटा वन प्लस टेन थीटा, वन प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, टेन को खोलो, क्योंकि देखो सब साइन और कॉस के टर्म में ना बस एक टेन है, तो टेन को खोल दो अब, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे ना इसको खोल दो, वन अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। आपको पता है ना कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है, ठीक है। आप सॉल्व करो इसको, अब एलसीएम ले लो यहाँ पे, साइन थीटा ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एलसीएम लिया है, ठीक है। और नीचे होल अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद अगर हम साइन और कॉस को कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ पे बचेगा आपको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर सेम करोगे ना, देखो इसको इससे और इन दोनों को आपस में, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम लिया, एलसीएम क्रिस क्रॉस और नीचे वालों को आपस में, इसको मिटा देते हैं अब बस।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और नीचे क्या बचेगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है यार, बार बार मिटाना पड़ता है ना इनको, इसको हटा देते हैं जल्दी जल्दी से। अब ये हो जाएगा आपका, अब ना अलग अलग कर लो डिनोमीटर को, दोनों के नीचे अलग अलग कर लो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, और कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, जो कि आ जाएगा सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था ना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हो गया क्वेश्चन, ये सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। ठीक है, काफ़ी इजी था, इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 37 सेक्शन डी करवा दूँ क्या, टाइम है इतना, कर लेते हैं चलो, क्यों छोड़ना है, करने तो सारे ही हैं। देखो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूँगा। सेक्शन डी, in two dice game, the player takes turns to roll both dice. They can roll as many as they want in one turn. A player scores the sum of the two dice thrown and gradually reaches a high score as they continue to roll. If a single number 1 is thrown on either die, the score for that whole turn is lost. Two dice are thrown simultaneously. ठीक है, मतलब दो प्लेयर हैं, जैसे आप और मैं हैं। ठीक है, हम दोनों दो डाइस फेंक रहे हैं। ठीक है, दे कैन रोल एज मैनी एफ टाइम दे वांट इन वन टर्न। ठीक है, कितनी बार भी रोल कर सकते हैं। मैं प्लेयर स्कोर्स द सम ऑफ टू डाइस थ्रोन। ठीक है, और जो दो, मान लो मैंने 2 डाइस रोल की, ठीक है, और उन दोनों डाइस में जितने भी नंबर आए होंगे उन दोनों का सम करना है, और वो ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, एंड ग्रेजुअली रीचेज अ हायर स्कोर एज द कंटिन्यू टू रोल। ठीक है, इफ़ अ सिंगल नंबर 1 इज थ्रोन ऑन ईदर साइड, द स्कोर फॉर दैट टर्न इज़ लॉस्ट। देखो, अगर नंबर बढ़ रहे हैं और उसके बाद हमारा किसी डाई में 1 आ जाए तो हमारे नंबर कम हो जाएंगे ना, तो हमें वहीं पे रुक जाना है। और 2 डाइस फेंक रहे हैं, तो 2 डाइस जब फेंकते हैं ना, तो इसके आउटकम्स जो होते हैं वो 36 होते हैं। आउटकम्स क्या होते हैं, 36 होते हैं। और लिखते कैसे हैं आप उसको देखो, 1 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3 3, 4 4। ये टोटल आउटकम्स लिख रहा हूँ मैं 36, और आपको भी ऐसे ही लिखना है, ऐसे याद हो जाएंगे ना आपको। 5 5 5 5 5 5, 6 6 6 6 6 6। ठीक है, अब सबके आगे लिखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 की प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। आउटकम टोटल 36 हो गए। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6 ऑन ईदर डाई। 6 आ जाए किसी एक डाई में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11/36 आपका पहले का आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एटलीस्ट 10। 10 एटलीस्ट 10 बोला है, 10 या 10 से ज़्यादा। ठीक है, तो मैं इसको दूसरे कलर से देखूँ, दूसरा कलर है मेरे पास। ठीक है, 10 या 10 से ज़्यादा क्या होगा, 5 5 डायगनली कितना है, 6 4, ये तो 10 हो गए। ठीक है, और 4 6, ठीक है, ये 11, ये 12, और ये भी 11। ठीक है, तो इतने सारे आ गए हमारे पास। कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6, 6/36। 6/36 होगा आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, Ravish got a clinometer from a school lab and started measuring elevation in surroundings of building। सीधा वो देखते हैं ना डायग्राम, एक लोगो है और एक टॉप है बिल्डिंग का। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन of the roof of the building is 45 degree. The angle of elevation of the center of the logo is 30 degree for the same point. The P is at a distance of 24 meter from the base of the building. Okay, मतलब सिंपल सा डायग्राम है। ये P है, ये बिल्डिंग है, और यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। ठीक है, ये रहा लोगो। ये 30 डिग्री पे, और जो बड़ा वाला है वो 45 डिग्री का है, और ये छोटा वाला 30 डिग्री का है। और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, 24 मीटर का है। हाँ, 24 मीटर का। पहले पार्ट में मुझे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, मतलब अब आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो बड़े वाले ट्रायंगल में देखो हमें 45 डिग्री गिवन है ना, जो एंगल पी है, जो बड़े वाला टॉप से जा रहा है,
तो 45 डिग्री और हमारे पास बेस गिवन है, ठीक है। तो अब क्या लगाओगे कि हम हाइपोटेन्यूज तक पहुँचना है ना, क्योंकि ये देखो जो एंगल ये थीटा होता है ना, इसके सामने वाले साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, और ये नीचे ये तो बेस है और वो बची जो हाइपोटेन्यूज, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप लगाओगे इसमें cos 45 के लगाओगे, b बाई एच होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन बेस हमें गिवन है, cos 45 होता है 1/√2, ठीक है। बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूज वही जो आपको चाहिए फर्स्ट पार्ट में, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपका 24√2, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, if the point of the P is moved 9 meter towards the building, then find the angle of elevation theta of the logo on that building. Okay, ये अच्छा पार्ट है, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। 24/2 फर्स्ट पार्ट का आंसर। वो कह रहा है कि 9 मीटर ना यहाँ आगे खिसक गए हैं, यहाँ से बेस जो है, तो बचा कितना 24 - 9 कितना होता है 15 बचा ना, क्योंकि 9 मीटर आगे आ गया, तो अब बेस ये रहा आपका, और ये लोगों से पूछ रहा है किस बार। इफ़ द पॉइंट ऑफ पी इज मूव 9 फाइंड द एंगल ऑफ थीटा टू द लोगो ऑफ द बिल्डिंग। अब ये एंगल कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। तो मतलब मान लेते हैं थीटा डिग्री, ठीक है, और ये बचा कितना 24 - 9 होता है ना, 24 - 9 15 होता है, तो 15 आपका बेस गिवन है, पी आपको पता नहीं, थीटा आपको पता नहीं, पी गिवन है या तो ठीक है निकल जाएगा, थीटा निकालना है, पी गिवन होना चाहिए यार, तभी तो निकलेगा, मतलब पी इसको कह रहा हूँ मैं परपेंडिकुलर वाले को, वो तभी तो निकलेगा। एक सेकंड में कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। फ्रॉम पी ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रूफ, ठीक है, 24 ऑन द बेस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। हाइपोटेन्यूज आपका 24√3 निकला ना, ठीक है। देखो बड़ा वाला ट्रायंगल जो था ना, उसमें 45 डिग्री का एंगल था, 45 डिग्री का एंगल था, ठीक है। तो अगर 1045 लगाओगे आप उसमें, 1045 1 होता है, तो P/B लगाओगे, ठीक है, P/B, और P/B P/24, और तो 1 = P/24, तो आपका P जो आ जाएगा वो 24 आ जाएगा, मतलब ये पूरी हाइट बिल्डिंग की 24 मीटर है, क्योंकि आपका बड़ा वाला एंगल जो है 45 डिग्री का है, ठीक है। 1045 लगाओगे, P/B होता है वो 24 आ जाएगा। अब लोगों की हाइट देखो, यहाँ पर है ना लोगो, थीटा उसने पूछा हुआ है हमसे, यार ये इजी क्वेश्चन है, मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ। 15 मीटर हो गई है, ओके। ये वाला डिस्टेंस मैंने डायग्राम थोड़ा क्लियर कर देता हूँ अपना, हाँ अब ठीक है। अब थीटा कैसे निकलेगा, V/H, एक सेकेंड निकल सकता है। थीटा तो हमें पता नहीं ना, क्योंकि एंगल तो चेंज हो जाएगा ना। अच्छा हाँ, वो उस ट्रायंगल को तो यूज़ ही नहीं किया पहले वाले का, सॉरी गाइस, थोड़ा टाइम लग गया इस क्वेश्चन को करने में, इतना टफ था नहीं। अरे 30 डिग्री वाले का यूज़ नहीं किया, अरे मैं उसमें 30 डिग्री वाले का यूज़ होगा ना कहीं ना कहीं, ये वाला, ये जो P निकालने के लिए, अब मैं समझ गया, ठीक है। तो ये बड़ा वाला तो 24 ही है, वो छोड़ दो उसको, हो जाएगा। अब जो छोटा वाला लोगो तक का ट्रायंगल है वो भी तो 24 मीटर की उसमें है, यहाँ पे देखो ना इसको, ये 24 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो ये वाले ट्रायंगल पे लगाओ ना आप, हाँ, तो इससे ये निकलेगा ना, तो क्या निकलेगा इससे, 1030 = P/B, ये लोगो वाले से, ये लोगो लगा हुआ है जहाँ पे, ये रहा लोगो, ठीक है। तो P/B यानी 24, तो 1030 कितना होता है 1/√3 P/24, तो P आ जाएगा आपका 24/√3, तो इतनी लेंथ आ गई आपकी 24/√3। अब ठीक है, हो जाएगा, तो ठीक है 24/√3 आ गई। अब आ जाओ तुम 9 मीटर आगे हो, 9 मीटर आगे आ गए, तो 9 मीटर आगे आ जाओगे तो ये 15 मीटर रह जाएगा, ठीक है। और ये तो 24√3 रहेगा, सही निकाला था ना मैंने, 24√3 या 24/√3 था वो, क्या कर रहा हूँ यार, 24/√3 था, मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको, तभी तो
24/√3, ठीक है, ये 24/√3 है। अब थीटा निकालना है आपको, तो क्या लगाओगे, पी और बी गिवन है आपको, तो टेन थीटा ही लगा दोगे। तो टेन थीटा विल बी इज इक्वल टू पी अपॉन बी, 24/√3 अपॉन में बी कितना है 15, तो उसको सॉल्व कर लो आप। 24/√3 इंटू 15, 3 8 जा √3, 3 5 जा, ठीक है, 3 8 जा 3 5 जा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 8/5√3। थीटा की वैल्यू निकालोगे ना तो 10 उस तरफ चला जाएगा, तो 10 उस तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, मतलब 10 नीचे जाएगा फिर 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगी, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ सेकेंड पार्ट के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपने यहाँ तक भी कर लिया ना तो भी आपकी जीत है। तो इसका आंसर होगा 8/5√3 10 इनवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थीटा ही निकालना था ना, then find the angle of elevation of theta of the logo on the building, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू फ्रेंड्स कृष्ण एंड अनन्या राइट्स देयर प्रोग्रेशन, फिर दोबारा एपी का क्वेश्चन। तो देख लो आप एपी के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो एपी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान देना। एक एपी ये रही, और दूसरी एपी क्या कह रहा है, दूसरी एपी 187 184 187 184 181, तो दूसरी एपी आपकी ये रही, ठीक है। ये फर्स्ट एपी और सेकंड एपी आपकी ये रही, और आपको क्या पूछ रहा है वो, नाउ द टीचर आस्क्स वेरियस स्टूडेंट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट टाइम नंबर्स ऑफ द टू। S10 उसमें निकालना है और S10 इसमें निकालना है, तो निकाल दो यार। S10 कितना होता है, S10 ऊपर वाले में n/2 2 इंटू -5 2a प्लस n-1 इंटू d। n तो गिवन नहीं है। नाउ द टीचर आस्क्स वेरियस स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, टू फ्रेंड्स कृष्ण एंड अनन्या राइट द प्रोग्रेशन एज दिस एंड दिस। Okay, now the teacher asks various students of the class of the following help find the answer. Find the difference between the sum of first 10 numbers, sum of first 10, अरे sum of first 10 पूछा है यार, क्या कर रहा हूँ मैं। A10 निकालोगे ना पहले, या तो अरे सीधा यहीं से निकाल दो ना, क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं बार बार। 2a प्लस n-1 यानी 10 -1 इंटू डी, डी कितना -2 -5 3, ठीक है, 3 होगा ना फर्स्ट वाली एपी का। तो S10 निकालो इसका 5 इंटू -30 प्लस 27, माइनस में क्यों आ रहा आंसर, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है और कहीं नहीं। 2 इंटू 5 -30, सही कर रहा हूँ ना मैं, -3, देख लो यार सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। 5 इंटू -3 इसका आंसर हो जाएगा -15, तो S10 पहली वाली एपी का क्या आ जाएगा -15। -15 क्यों आ सकता, नहीं आ सकता यार -15, कुछ गड़बड़ हो रही है। 2a प्लस -2 माइनस शिट 15 नहीं है 5 है, तभी मैं सोचूं ऐसे माइनस में नहीं आ सकता आंसर, सम थोड़ी माइनस में हो जाएगा, थोड़ी देखने में दिक्कत हो गई। -5 है, 10/2 -10 कितना हो जाएगा, 9 3 27। अब ठीक है, तो 5 इंटू 17 85, तो S10 ऑफ फर्स्ट एपी इज़ 85, ठीक है। तो नेक्स्ट निकालते हैं, अब नेक्स्ट एपी इसका निकाल देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो S10 नीचे वाली एपी का कितना हो जाएगा S10, तो S10 इज इक्वल टू n/2 10/2 2 इंटू 187 प्लस n-1 9 इंटू 184 -3, यस 5 इंटू, सॉल्व कर लो है इसको, 7 2 14 18 2 36 37 -27, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो अब। 374 -27 कितना होता है, 734 347, तो 5 इंटू 347 आ जाएगा, ठीक है। और वो 85 आया था ना हमारा, कर लेते हैं यार, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो
पहले इसको सॉल्व करो। 7 5 से 35, 5 से 20, 23, 5 से 15, 16, 17, तो 1735 माइनस 85 फर्स्ट वाली AP का, तो डिफरेंस निकाला था, तो कर दो इसको 0, ये 13 बचेगा और ये 16 हो जाएगा। 13 8 और 5, 1650 इज़ द आंसर। 1650 इज़ द फाइनल आंसर। फाइंड द टर्म विच विल हैव द सेम वैल्यू फॉर द 2 APs। वो टर्म बतानी है जिसमें दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों के nth इक्वल कर दो। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 का। AP क्या है? -5, -2, 1,4, 187, 184 एंड 181। ठीक है, पिछले, अच्छा देखो पिछले वाले पार्ट में हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, तो प्लीज़ देख लेना, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा तो है। तो ये हो जाएगा आपका AN निकालो दोनों का, AN निकालेंगे। हाँ, N गिवन है ना, तो कौन सा N होगा जो उनमें दोनों का AN गिवन होगा, क्योंकि दोनों का AN इक्वल करना है ना हमें, क्योंकि वो कौन सी वैल्यू होगी जो दोनों में आएगी, दोनों AP में आएगी। ठीक है, तो दोनों AP का AN इक्वल करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगी। तो AN ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू AN ऑफ सेकेंड, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्या टाइम पास कर रहा हूँ मैं, सीधा डालो ना इसको। 3 इज इक्वल टू 187 प्लस N माइनस 1 इंटू -3। सॉल्व कर लो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको यहाँ ले जाता हूँ, तो 3N माइनस 3 इज इक्वल टू 187 प्लस 3N माइनस, ये हो जाएगा -3, ये +3 हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें। हे भगवान, सही हो रहा हो ये बस। 6N इज इक्वल टू 198, तो N विल बी 6 3 ज़ा 18, 33th वो टर्म होगा जिसमें दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैं सेक्शन E जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा थक गया हूँ, अभी जल्दी दे दूंगा, लेकिन टेंशन मत लो आप। Students of a school are standing in rows and columns in a playground of a drill AB, find the midpoint of AD and AC। तो डायग्राम आपकी बुक में, आपके क्वेश्चन पेपर में हो गई, और आपने स्क्रीनशॉट तो लिया है, मैं डायग्राम यहाँ बना नहीं रहा, मैं सीधा पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो A का जो कोऑर्डिनेट है 3,5 है, B का क्या है 7,9, D का है 7,1 और C का है 11,5। ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है आपके डायग्राम में। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC। AD एंड ये रहा BC, मिड पॉइंट निकालना है दोनों का। देखो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे आप इसका, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो या उसका हाफ कर लो, या तो सीधा सेक्शन फार्मूला लगाओ ना। देखो अगर मिड पॉइंट है तो दोनों को 1:1 में बांटेगा, और यहाँ भी 1:1 में बांटेगा, तो आप इससे निकाल सकते हो इसको। तो लगा दो mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, तो सीधा लिखो ना m इज इक्वल, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट वाला, x कह रहा हूँ मैं उसको। ठीक है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 लगा दो यहाँ पे, x1 y1 x2 y2, 3 प्लस 7 अपॉन 2, और यहाँ लगा दो 5 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 3। तो 5,3 इस AD का मिड पॉइंट आ गया। 5,3 AD का मिड पॉइंट आ गया। अब यहाँ भी लगा दो, आप इसको मिटा देते हैं, AD का मिड पॉइंट आ गया। सेक्शन फार्मूला से निकाला है, m और n जो वन होंगे, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 वाला फार्मूला ही बनेगा, उसका भी निकाल दो वैसे ही। x कोऑर्डिनेट 7 प्लस 11 इस वाले का BC का अपॉन 2, और y कैसे निकालोगे 9 प्लस 5 अपॉन 2, 18 अपॉन 2, x की वैल्यू 9 आ जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी 9 और 5 14, और ये 9,7 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। नेक्स्ट पार्ट जल्दी से। If E divides a line segment CD in the ratio of 3:1, find the coordinates of the point E। अगेन सेक्शन फार्मूला से हो जाएगा। करूँ क्या या ख़त्म कर दूँ? चलो लास्ट क्वेश्चन है, वैसे भी कर लेते हैं। C है मेरे पास कितना 11,5, D है मेरे पास 7,1। अब लगाओ इसमें
रेशो वाला 3:1, एक्स की वैल्यू mx2 + nx1। ये फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, अब नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे आपके, भले ही आप आंसर सही निकाल दो। my2 ny1 अपॉन में m+n, ठीक है। इसको x1 बोल दो, इसको y1 बोल दो, इसको x2 बोल दो, इसको y2 बोल दो। लगा दो अब यहाँ पे। यार एक सेकेंड ना, कि d लेफ्ट में है, देखते हैं। चलो 3 × 7 + 1 × 11 अपॉन में 4, यहाँ 21 31 32 32, तो ये हो जाएगा आपका x = 8। आ सकता है ना 8? हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। m × y2 1 + y1 5 अपॉन में 4, कितना हो जाएगा ये 3 + 5 2, तो y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2। एंड आपका हो गया सेक्शन C और D कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन B के भी जो क्वेश्चन बचे थे वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो सेक्शन E मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी भी ड्रेन होने वाली है, तो मैं करवा नहीं पाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तो आप अपने आंसर चेक कर लो सेक्शन B और C के। थैंक यू सो मच, ठीक है। और यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, क्योंकि देखो कंटेंट आपके मतलब का ही है, ठीक है। ऐसा कोई फालतू का ज्ञान तो पेल नहीं रहा मैं, ठीक है। तो आप ही का फ़ायदा, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैं और वीडियोस डालता रहूँगा और आपका पेपर्स मैं सॉल्व करूँगा, और ऐसे दूसरे स्कूल का पेपर भी मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। बस सपोर्ट करो, चलो बाय।